वेलकम आपको क्लास नाइन्थ के लेक्चर्स में। और आज का जो हमारा पहला लेक्चर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है दैट इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब सबसे पहले जो हम चैप्टर का नेम है इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जी, हम देखते हैं सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है। आप बायोलॉजी के अंदर एक प्रॉब्लम किसको बोलते हैं। मैथ के अंदर तो आप प्रॉब्लम बोल देते हैं कि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसको प्रॉब्लम कह देते हैं। लाइक फिजिक्स में आप कह देते हैं कि कोई आपके पास न्यूमेरिकल है तो आप उसको प्रॉब्लम कह देते हैं। अब बायोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है इसके अंदर प्रॉब्लम किसको कहते हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप किसी डिजीज़ को स्टडी कर रहे हैं, आप किसी ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे कोई पैथोजेंस हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गया है, एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर कोई जीन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, वहाँ पे म्यूटेशन आ गई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सॉल्व करने के कितने प्रोसेस होते हैं, ये जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें सब में यही बातें डिस्कस की जाएंगी। जी, अब यहाँ पे देखते हैं तो पहली लाइन में आपको बयान किया गया है साइंस इज समराइज्ड नॉलेज ड्राइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जी, तो साइंस को जब मैंने शुरू में डिफाइन किया था तो मैंने आपको यही बताया था कि साइंस जो हमारे पास बेसिकली एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन जो होती है या जिस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसको हम साइंस बोलते हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होते हैं इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, और उन रूल एंड रेगुलेशन जो है जिनकी स्टेप्स को हम स्टडी करते हैं, या वही रूल एंड रेगुलेशन जो है इसको हम जिस मेथड से स्टडी करते हैं एक लाइफ के बारे में, तो इसको हम बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक डिस्कस किया गया है मलेरिया इज़ एन कॉमन एग्जांपल जो यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। मलेरिया एक डिजीज़ है जो कि मॉस्किटो की वजह से होती है, और इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, इसके प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से होती है, काजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, तो ये सारी बातें जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे और कौन से साइंटिस्ट ने इस बारे में क्या कहा था, तो ये बेसिकली हमारा बायोलॉजिकल मेथड्स होगा या साइंटिफिक मेथड होगा किसी भी डिजीज़ को सॉर्ट आउट करने का। तो बायोलॉजिकल मेथड की तरफ मूव करते हैं हम। और बायोलॉजिकल मेथड में बेसिकली ये होता है कि कोई आदमी जो है वो बेसिकली इन्वेस्टिगेट करता है अपनी डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए। सेटिस्फाई करने का या डिज़ायर को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स में जो प्रॉब्लम आते हैं उन प्रॉब्लम के मुतालिक वो क्या करता है, कुछ रूल्स अपनाता है, कुछ प्रिंसिपल्स अपनाता है, कुछ स्पेसिफिक मेथड अपनाता है ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके कि ये जो प्रॉब्लम है इसकी ये डिजीज़ जो है या इसकी ट्रीटमेंट ये होगी या इसको इस तरह से डायग्नोज किया जाएगा। तो वो जो साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहा होता है उस मेथड को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। और बायोलॉजिकल मेथड जो है इसके अंदर भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेके चलेंगे और इसके बारे में हम बेसिकली बात करेंगे जब से। तो यहाँ पे ही आपको बताया गया है कि साइंटिफिक या बायोलॉजिकल जो मेथड है दैट इज़ बेसिकली ऑलमोस्ट 500 ईयर्स अगो इसको भी अप्लाई किया जा रहा था। और उस टाइम 1590s के अंदर एग्जांपल दी जा रही है गैलीलियोस के एक्सपेरिमेंट में। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट आपने कहीं फिजिक्स के अंदर या कहीं पे आपने पढ़े होंगे। बेसिकली गैलीलियो एक क्लीसा का जो मीनार सा था वो टर्न थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, उसके बारे में स्टडी कर रहा था, तो फिर उसने ग्रेविटी के बारे में बताया। तो ये गैलीलियोस का एक्सपेरिमेंट है। तो तब से ही या अब तक जितनी भी रिसर्च हो रही हैं उन सब के अंदर जो साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। और बायोलॉजिकल मेथड को हम मेडिसिन में भी देखते हैं। मेडिसिन बेसिकली कहीं हम बढ़ चुके हैं एमबीबीएस, और इकोलॉजी में भी हम देखते हैं। इकोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम रिलेट करते हैं इन्वायरमेंट को उसके ऑर्गेनिज्म के साथ, कि ऑर्गेनिज्म पे इन्वायरमेंट किस तरह जो है रिलेट कर रहा है। और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी आपने पढ़ चुके हैं, इंसुलिन वगैरह बनाना या इस तरह की जो प्रोडक्शन होती है उसको हम टेक्नोलॉजी के वाले से भी देखते हैं। तो इन सब के अंदर क्या होता है, साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होता है। और इस येलो बॉक्स के अंदर आप देखते हैं तो येलो बॉक्स के अंदर आपको ये बताया गया है कि जब से स्टार्ट हुआ था लाइफ का, तो मैन स्टार्ट से ही क्या था, एक बायोलॉजिस्ट था, और वो उस टाइम से ही रिसर्च कर रहा था और उस टाइम से ही वही साइंटिफिक मेथड जो है उनको अप्लाई कर रहा था। बेसिकली कैसे कर रहा था, वो नॉन रीडेबल और रीडेबल प्लांट्स को यूज़ कर रहा था, फ्रूट्स, सीड्स, रूट्स, कौन सी उसके लिए बेनिफिट्स हैं, कौन सी उसको ज़्यादा मतलब लाइक दैट एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं, कौन सी जो है
कोई श्रब्स है, हर्ब्स है, या कौन सा प्लांट है वो पैथोजेंस को के खिलाफ यूज़ हो रहा है, या कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि हमें डिजीज़ ज़्यादा काज कर रहा है। तो ये स्टार्ट से ही इस बारे में बातें हो रही थी, और इस वजह से इसको हम बायोलॉजिकल मेथड को ये कहते हैं कि ये स्टार्ट से ही अप्लाई हो चुका था। जी, अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड, या जो भी हम बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम साइंटिफिक मेथड मौजूद है, बायोलॉजिकल मेथड मौजूद है जिसको हम बायोलॉजिकल मेथड के बारे से नाम कर रहे हैं। तो उस बायोलॉजिकल मेथड के अंदर कुछ स्टेप्स भी होते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जी, उनके स्टेप्स का सबसे पहला हमारे पास स्टेप है जो कि है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक जैसे मलेरिया डिजीज़ है, तो सबसे पहले हमें रिकग्नाइज करना है कि वो बीमारी या वो प्रॉब्लम है कौन सा। देन ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मीन हम उस पर ऑब्जर्व करेंगे, उस पर थिंकिंग करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे। देन हाइपोथेसिस फार्मूलेशन है। हाइपोथेसिस क्या होता है, जब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं तो ऑब्जर्व की गई चीज़ के बारे में हम कोई अपनी एक राय जो है उसको कायम करते हैं, तो ये हमारा हाइपोथेसिस होता है। हम ये कहते हैं कि ये इस वजह से हो भी सकती है और नहीं भी होती, सो इट इज़ हाइपोथेसिस। देन हमारे पास क्या आता है, डिडक्शन आती है। डिडक्शन बेसिकली हाइपोथेसिस से नेक्स्ट स्टेप होता है, और जब हमारा हाइपोथेसिस थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा डिडक्शन है। देन नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो एक्सपेरिमेंटेशन आती है। तो डिडक्शन जो हम बनाते हैं उसकी बेस पे उस प्रॉब्लम के बारे में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट वन आपके पास है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। तो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट का ये मतलब है कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया और एक्सपेरिमेंट के नतीजे में आपके पास कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उन रिजल्ट्स को आप थ्रू ग्राफिक्स, थ्रू टेबल्स या थ्रू कंटेंट क्या करते हैं, आप शो करवाते हैं, तो आप उसकी समरी बनाते हैं। दैट इज बेसिकली समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। एंड द लास्ट वन इज रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स का ये मतलब है कि जब आपने समरी बना ली है, जो आपने रिजल्ट्स जो हैं बना लिए हैं, तो उनको आप क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ताकि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना जा रहा है वो क्या करें, इसके बारे में सॉर्ट आउट कर सकें, या उनको पता चल सके कि हम ये काम कर चुके हैं। ये कुछ स्टेप्स थे। अब हम इन स्टेप्स को फर्दर बारी बारी क्या करते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला जो हमारे पास स्टेप था दैट इज रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो बायोलॉजिस्ट जो होता है एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल मेथड अडॉप्ट करता है। उसमें वो क्या करता है, उनको सॉर्ट आउट करता है, उनकी स्टडी करता है, और उसमें वो किसी से पूछ भी सकता है या उसके माइंड में भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो लाइक दैट उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को वो क्या कर रहा होता है, क्या करता है, रिकग्नाइज कर रहा होता है, डायग्नोज कर रहा होता है। देन बात आती है ऑब्जर्वेशन की। तो ऑब्जर्वेशन बेसिकली ये होता है कि जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम जो है, जब हम उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, तो हम उसके बारे में क्या करते हैं, अपने कुछ मुशाहिदात करते हैं, अपने कुछ व्यू पॉइंट्स देते हैं। अब वो व्यू पॉइंट्स हमारे 5 सेंसेस की वजह से होते हैं। कौन सी सेंसेस होती हैं, उनमें विजन हो सकती है, हेयरिंग हो सकती है, स्मेल हो सकती है, टेस्ट हो सकती है, या फिर टच हो सकती है। तो इन सेंसेस की बेस पे हम अपने कुछ व्यू पॉइंट्स देते हैं, अपने कुछ थिंकिंग्स बताते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब उसमें वो थिंकिंग जो है वो हमारी भी हो सकती हैं, हम जो हमने अपने खुद अपनी उसमें अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करती होती हों, या हो सकता है कि पीछे किसी ने उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हो और हमने फर्दर उस पर काम करके उसको एक्सप्लेन किया हो, तो ये भी ऑब्जर्वेशन में आ सकती हैं। ऑब्जर्वेशन जो होते हैं बेसिकली दो तरह से होते हैं, एक क्वालिटेटिव होते हैं और एक क्वांटिटेटिव होते हैं। और जो क्वांटिटेटिव होते हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, मोर अक्यूरेबल होते हैं, मोर एक्यूरेट होते हैं। जो क्वालिटेटिव होते हैं उनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो इनवेरिएबल होते हैं और मेजरेबल हो सकते हैं। और जो जो हमारे पास क्वांटिटेटिव हैं, उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ नंबर। तो नीचे कुछ एग्जांपल यहाँ पे बताई गई हैं आपके सामने, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की। जी, यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। इट मीन वी डोंट हैव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है ये इतना अथेंटिक नहीं है, क्योंकि कोल्डर वाटर
2 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हो सकता है, -2 पे भी हो सकता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हो सकता है। देन बॉइलिंग वाटर किसी भी टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो सकती है बट अबव देन 100। लेकिन जब हम इसी एग्जांपल को क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में लेके आते हैं तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये आपके पास एक तो न्यूमेरिक वैल्यू में आ गया, और दूसरा ये आपके पास ऑथेंटिक सा एक फिगर जो है वो आपके सामने है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल दी गई है, लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन लीटर ऑफ इथेनॉल। जी ये एक और उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दे दी कि वाटर जो है वो हैवियर है 1 लीटर देन इथेनॉल। तो इस बारे में क्या राय है, या हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसको हम ऐसे एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव के थ्रू कर सकते हैं कि अ लीटर ऑफ वाटर इज वेट देन 100 grams and the liter of ethanol weight is 789 ग्राम। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि 100 ग्राम जो है दैट इज हैवियर, और इथेनॉल जो हमारे पास मौजूद है उसका 759 ग्राम वेट है, तो वो हैवियर नहीं होगा। सो इस वजह से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होते हैं ये मोर एक्यूरेट होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू में होते हैं और मेजरेबल भी हो सकते हैं। तो जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा मेन जो एजेंडा होता है वो रीडिंग भी हो सकती है और स्टडिंग भी हो सकती है, या इसके बारे में हम रिसर्च या सर्च भी कर सकते हैं अगर प्रीवियस नॉलेज आपके पास मौजूद हो तो। जी ये तो सारी बातें हो गई कि किस तरह से हमने उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एक प्रॉब्लम जो है उसके बारे में ऑब्जर्व किया जाता है, या प्रॉब्लम जो हमारे पास जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो कितनी तरह से होती हैं। तो बेसिकली अब जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है दैट इज हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस ये होता है कि जो हम बेसिकली ऑब्जर्वेशन करते हैं या जिनको ऑब्जर्वेशन को हमारे साइंटिफिक मेथड जो है अप्रूव करते हैं, तो उनके बारे में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं एक स्टेटमेंट को। और ये स्टेटमेंट जो होती है हमारा उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में जो उसमें हमने स्टडी किया होता है उसके बारे में प्रूफ होता है कि हमने ये बात जो है स्टडी की है। तो हाइपोथेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? इट शुड बी द जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट मीन कि जितने भी लोग उस प्रॉब्लम को सर्च कर रहे हैं या उस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ रहे हैं सबको समझ आ सके। देन नेक्स्ट आपके पास है टेंटेटिव आइडिया। ये टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। देन आपके पास है कि अगर किसी उस प्रॉब्लम के बारे में किसी और ने पहले कुछ ऑब्जर्व कर रखा है और उसने कोई अपनी एक लाइन या व्यू पॉइंट या थिंकिंग जो है बताई हुई है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन उससे एग्रीएबल हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है कैप्टन सिंपल पॉसिबल मीन सिंपल होना चाहिए ताकि सब लोग समझ सकें, और टेस्टेबल होना चाहिए मीन या उस पर एक्सपेरिमेंट किए जा सकें, और पोटेंशियली फॉल्सिएबल मीन उसको निगलेक्ट भी किया जा सके। अगर हाइपोथेसिस आप कोई बात कहते हैं और उसको निगलेक्ट करने की उसके अंदर मीन कुछ पोटेंशियल भी अवेलेबल होना चाहिए, और आपका जो मीन हाइपोथेसिस है वो गलत भी हो सकता है। अब हाइपोथेसिस कैसे बनते हैं या उसमें कौन सी थिंकिंग, सो केयरफुल एंड क्रिएटिव थिंकिंग जो है ये दो मेन चीज़ें हैं जो कि हमारे हाइपोथेसिस को क्या करेंगी, सॉर्ट आउट करेंगी और हमारे हाइपोथेसिस को बनाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है डिडक्शन का। तो डिडक्शन क्या होता है कि जो हाइपोथेसिस आपने दिया होता है उस पे लॉजिकली हम जब कोई कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं, उसके कोई लॉजिकली रिजल्ट्स बताते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा डिडक्शन है। सो डिडक्शन में ये होता है कि हाइपोथेसिस जो हो सकता है वो फॉल्स आउट भी हो सकता है, कि मीन उस पर फॉल्सिफाइड भी हो सकता है, कि गलत भी हो सकता है। लेकिन जब आपका हाइपोथेसिस अप्रूव्ड हो जाता है और उस पर एक्सपेरिमेंट आना है, मीन अब उस पर कोई और बंदा केयरफुली स्टडी करता है, तो वहाँ पे कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी आना चाहिए। तो जो वो बेसिकली एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिडक्शन बोलते हैं। और डिडक्शन के अंदर इफ और देन का वर्ड जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। इसको मैं आपको कैसे समझाऊं? इसको मैं आपसे ये समझाता हूँ कि ये बेसिकली जर्नलाइज्ड या स्पेसिफिक डिडक्शंस भी हो सकती हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर एक चिड़िया के 2 पर हैं तो सब चिड़ियों के 2-2 पर होंगे, मीन दोनों की स्पीशीज एक है। तो ये एक क्या है, हमने स्पेसिफिक टू जनरल बात की है। इसमें क्या हुआ कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक चिड़िया के अगर 2 पर हैं तो बाकी जितनी भी चिड़िया हैं सबके 2 पर होंगे। तो ये हमारा स्पेसिफिक टू जनरल डिडक्शन है। और इसी तरह अगर मैं आपको जनरल टू स्पेसिफिक डिडक्शन बताऊं तो उसकी एग्जांपल हम इस तरह देंगे कि अगर तमाम परिंदों के 2 पर होते हैं तो चिड़िया के भी 2 पर होंगे,
क्योंकि चिड़िया क्या है, एक बर्ड है। तो ये हमारा क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक डिडक्शन है। एक हाइपोथेसिस हमने दिया था, हाइपोथेसिस पे जब वर्कआउट हुआ वहाँ पे डिडक्शन बनी, तो डिडक्शन दो तरह के आ गई। एक डिडक्शन क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल है, और एक जर्नल टू स्पेसिफिक है। कैसे, अगर हम जर्नल टू स्पेसिफिक की बात करें तो हम ये कहेंगे कि अगर परिंदों के पर दो पर होते हैं तो चिड़िया के भी दो पर होंगे। और अगर हम जनरल टू स्पेसिफिक की बात की, अगर हम स्पेसिफिक टू जनरल आए तो हम ये कहेंगे कि अगर एक चिड़िया के दो पर हैं तो बाकी जितनी भी चिड़िया होंगी उन सब के दो पर होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, स्पीशीज सेम है। सो इनके अंदर इफ एंड देन का वर्ड यूज होगा। इफ अगर, तो और फिर हम कहते हैं तब, या फिर जो है उसके लिए देन का वर्ड यूज होता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट डिडक्शन। जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ। एक्सपेरिमेंट में ये होता है कि जब आपके पास कोई भी डिडक्शन आ जाती है तो उसके ऊपर मेन जो हमारा स्टेप होता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में, वो यही होता है कि आपने सॉर्ट आउट करना है, आपने थ्रू उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। तो जो भी साइंटिस्ट या जो भी वर्क करने वाला बंदा होता है वो मेनली यही चीज़ देखता है कि एक हाइपोथेसिस के ऊपर, एक डिडक्शन के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो वो कितना ज़्यादा इसको अप्रूव कर रहा है, वो कितना ज़्यादा करेक्टली बात कर रहा है। जैसे मैंने आपके सामने अभी एक एग्जांपल रखी कि बर्ड्स के दो पर हैं तो चिड़िया के भी दो पर होंगे। तो अब क्या होगा कि हम चिड़िया को पकड़ेंगे, उसके पर काउंट करेंगे तो उसके भी दो पर हैं, दो विंग्स हैं। तो इसी तरह हम एक और बर्ड लाइक दैट क्रो पकड़ लेते हैं, लाइक दैट पिजन पकड़ लेते हैं, ईगल पकड़ लेते हैं। तो ये सारे बर्ड्स हैं, लाइक हैन है आपके पास, चिकन है, इसको आप पकड़ लेते हैं। तो आप सब पे क्या करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट लगाते हैं कि क्या वाकई उनके दो बर्ड्स, दो जो हैं पर हैं या नहीं। तो ये क्या होती है, एक्सपेरिमेंटेशन होती है। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जब हो रहा होता है तो इसके अंदर रिगरस टेस्टिंग हो रही होती है। रिगरस मीन बहुत ही स्ट्रिक्टली जो होता है उस पे एक्सपेरिमेंट अप्लाई होता है। और जब आपके जो आपके पास हाइपोथेसिस या जो डिटेक्शन थी, अगर तो उसको एक्सपेरिमेंट इम्प्रूव, सॉरी क्या कहते हैं, अप्रूव कर रहा है वो आपका करेक्ट, सही हो रहा है, साबित हो रहा है, करेक्ट साबित हो रहा है, तो आपका डिटेक्शन या आपका जो हाइपोथेसिस होगा वो अप्रूव हो जाएगा और मान लिया जाएगा कि आपने सही एक्सपेरिमेंट किया है। देन क्या आता है आपके पास, नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। तो क्या होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा आ जाता है, रॉ एंड फैक्ट्स एंड फिगर आ जाते हैं, रॉ डाटा आ जाता है। तो फिर आपने क्या करना होता है, वहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मीन आप वहाँ पे ग्राफिक बनाते हैं, आप वहाँ पे कंटेंट बनाते हैं, वहाँ पे आप क्या करते हैं, कुछ लाइक दैट डायग्राम्स बनाते हैं, और उनके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने डाटा को समराइज करते हैं। और अपने डाटा को समराइज करके आप क्या एक समरी बनाते हैं अपने डाटा की। देन आपके पास आता है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। तो रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स में ये होता है कि जब आप रिजल्ट्स की समरी बना लेते हैं, जो आपने अपनी फाइंडिंग्स की हैं उनको आप बुक्स और जर्नल्स के अंदर क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। और जब वो पब्लिश होती हैं तो वहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल्स मीटिंग जो होती हैं या सेमिनार जो होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, आप इस जो अपने रिजल्ट्स बनाए होते हैं वहाँ पे आप इसके ऊपर डिबेट्स करते हैं। वहाँ पे लोग आपसे बार बार पूछते हैं और आप क्या करते हैं, बार बार उनको बताते हैं कि मैंने ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, अगर ऐसे किया तो उसका रिजल्ट ये आया था, अगर ऐसे किया तो उसका रिजल्ट ये आया था। तो ये डिबेट होती है। और डिबेट होने के बाद अगर आपका रिजल्ट जो है वो सबके सेटिस्फेक्शन दे देता है, सबको उसकी क्लियरेंस इमेज दे देता है, क्लियर इमेज दे देता है, तो तब आपका जो एक्सपेरिमेंट है, तब आपने जो मेथड, बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई किया था, जो जिस प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए, जिसकी ट्रीटमेंट करने के लिए आपने जो मेथड अप्लाई किया था वो आपका करेक्ट था। तो ये दैट वाज अबाउट बायोलॉजिकल मेथड या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, उसके कुछ स्टेप्स थे। अब इसमें कुछ एक कंट्रोल एंड सिस्टम की बात की गई है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। होप सो आपको बायोलॉजिकल मेथड के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।